Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim of an wa ala ali organization, Ibrahim innaka the Hamidum strategy Majid. you Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okay, dear friends, it's Khalil Bhatti, your instructor of Principles of Management. और लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजिंग पे हमने बात स्टार्ट की थी और ऑर्गेनाइजिंग के इनिशियल डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, जिसको आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर के बारे में लास्ट क्लास में, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद, आर्किटेक्चर के बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बात की हमने, कंट्रोल्स पे बात की, इंसेंटिव्स पे बात की और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे बात की। उसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स को प्रोसीड करते हुए आगे हमने पीपल पे बात की, द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। छोटी कंपनियां, मीडियम लेवल की कंपनीज, लार्ज कंपनीज, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज़ जो डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं। इनिशियल क्लासेस में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मैनेजर्स। सो मुख्तलिफ लेवल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसमें काम करने वाले डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ आपको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के बारे में बताया, टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताया। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को ह्यूमन स्किल्स के बारे में बताया। तो डिफरेंट स्किल्स के डिफरेंट लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं। तो वो तमाम लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पे, किसी भी एरिया पे, वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो, सेल्स का डिपार्टमेंट हो, R&D का डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट स्किल्स के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, पीपल एम्प्लॉइज जो किसी भी कंपनी का दिल होते हैं, वो जितने बेहतरीन एम्प्लॉइज़ होंगे, जितने राइटली सेलेक्टेड लोग होंगे, जितने बेहतरीन कंपनसेटेड, बेहतरीन मोटिवेटेड होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतना ही बेहतरीन जो है वो काम जो है वो चलता होगा। इस पे बात मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में की थी। अब हम इसको लेके थोड़ा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट हमारी बात है डिज़ाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है डियर फ्रेंड्स, वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और इसमें वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन है एक, और एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन हुआ करती है। अब जो इसमें वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन है, ये लोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हुआ करती है। डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन अ स्ट्रक्चर, जबकि हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन से मुराद होती है द फॉर्मल डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू सब यूनिट्स। सो जो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग किसी कंपनी की होती है, इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास, मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हुआ करते हैं। So centralization, dear friends, is in fact the decision making authority at high level of management. Hierarchy का जो top level होता है, centralization से मुराद है कि decision making का जो process है, जो decision making का जो work है, वो normally centralized companies के अंदर top level पे होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की जो वर्किंग है, वो हायर लेवल के साथ 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 में डाउनवर्ड भी मूव करती है। और डिसीजन मेकिंग्स इन डिसेंट्रलाइजेशंस अथॉरिटी जो है वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉइज भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
और इंटीग्रेटेड जो है मैकेनिज्म, इससे मुराद होती है मैकेनिज्म फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ सब यूनिट्स। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सब यूनिट्स हैं, मिसाल के तौर पे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 4 फर्दर मार्केटिंग के हमने एरियाज बना रखे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उन सब यूनिट्स का जो इंटीग्रेशन है, उनकी जो कनेक्टिविटी है, वो इम्पॉर्टेंट हुआ करती है कि वो सॉलिड कितने बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। क्लियर है जी। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का बताया मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का बताया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मैंने बताया, और फिर मैंने ये बताया आप लोगों को कि सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपकी जो है वो डिसीजन मेकिंग कहाँ पे टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट आपकी बुक में है ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजंस टू सब यूनिट्स। इसके साथ क्या होगा जी, जब अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की सब यूनिट्स की तरफ भी आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन डिपार्टमेंट्स की इंक्रीज कर जाएगी। सो डिसेंट्रलाइजेशन में increase responsibility of units, which increase the accountability as well, and thereby the enhancing control. So decentralization के अंदर या वो कंपनीज जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन होती है, उसमें इस तरीके से फ्लो चलता है कि डिपार्टमेंट स्टार्ट फीलिंग इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे आर टेकिंग डिसीजंस एज वेल। सो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग नीचे की तरफ आपको दी है तो वहाँ पे फिर अकाउंटेबिलिटी भी हायर डिपार्टमेंट की तरफ से या टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से ज़्यादा होगी। और जब अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली कंट्रोल को भी इन्हांस करने का, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे नेचर ऑफ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो ज़्यादा वैलिड कंसीडर होता है, जबकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें सेंट्रलाइजेशन का, जब सेंट्रलाइजेशन होगी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर लेवल पे ज़्यादा होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी मगर कंपैरेटिवली कम होगी। So this is how centralization and decentralization in fact moves. Autonomous subunits होते हैं जी, a unit that has all the resources and decision making power required to run its operation on daily basis. So it's another option. नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में एक तो मैंने आपको बता दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के स्टाइल। नेक्स्ट पे है टॉल हायरार्कीज एंड फ्लैट हायरार्कीज। अब टॉल हायरार्की की अगर बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको पहले और देख लेने चाहिए, एक है स्पैन ऑफ कंट्रोल और एक है चेन ऑफ कमांड। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद होती है कि किसी एम्प्लाई के नीचे कितने लोग काम करते हैं। एक मैनेजर है, उसके नीचे 5 लोग काम करते हैं, एक और मैनेजर है, उसके नीचे 50 लोग काम करते हैं, एक और मैनेजर है, उसके नीचे 150 लोग काम करते हैं। तो जिस इंडिविजुअल की सबऑर्डिनेशन के अंदर जितने ज़्यादा एम्प्लॉइज होंगे उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना बड़ा होगा। तो जिसके नीचे 150 बंदे काम करते हैं और एक बंदे के नीचे 5 बंदे काम करते हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद है कि सेकंड वाले का, जिसके डाउन ज़्यादा लोग करते हैं, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा बड़ा है। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल में द नंबर ऑफ डायरेक्ट रिपोर्टर्स टू अ मैनेजर्स होता है जी। अब टाल हायरार्की होगी तो टाल हायरार्की में नॉर्मली स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा होता है, जबकि जो आपकी फ्लैट हायरार्की है उसमें नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉइज या स्पैन ऑफ कंट्रोल में ज़्यादा लोग होते हैं, टॉल में कम
जबकि ये कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइजेशन विद मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, जबकि फ्लैट के अंदर लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट कम है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और बॉटम लेवल है। ठीक हो गया जी, सिर्फ 3 लेवल। फॉर एग्जांपल, तो जहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल, अब टॉल की तरफ जाएंगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा होगा, जबकि आपके पास फ्लैट हिरारकीज में स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज़्यादा होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल के साथ एक और टॉपिक, एक और क्लास यहाँ पे यूज़ होती है, वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉइज बता चुका मैं, और एक होता है चेन ऑफ कमांड, कि कितने नोड्स आपके नीचे जो हैं वो जो आते हैं। तो टॉल हिरारकी, जिस तरह यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि इसमें द टॉल हिरारकी हैज़ मैनी लेयर्स एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जबकि फ्लैट हिरारकी में फ्लैट हिरारकी हैज़ फ्यू लेयर्स एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। और स्पैन ऑफ कंट्रोल का मैं आपको बता चुका कि अ नंबर ऑफ डायरेक्ट रिपोर्ट्स टू अ मैनेजर हैज़। ये देखिएगा जी, द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, नेचर ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस, विजिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, साइज ऑफ हिरारकी एंड these factors can be controlled by good organization design, allowing the flatter hierarchy. So hierarchies vary company to company. क्लियर है जी यहाँ तक? इन्फ्लुएंस कॉस्ट से मुराद है जी द लॉस ऑफ एफिशिएंसी कास्ड बाय डेलिब्रेट इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन फॉर पर्सनल गेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटेंशनली जानते हुए किसी इंफॉर्मेशन को इंटेंशनली जानबूझ के छुपाना अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो, इन्फ्लुएंस कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे है डिलेइंग द प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ लेयर्स इन एन हायरार्की, reducing the number of layers in an hierarchy is known as delayering. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए, एक में मैंने आपको वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का बताया, जिसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे बात की हम लोगों ने। उसके बाद मैंने एक और स्टाइल आपको बताया जिसमें टॉल हिरारकीज़ और फ्लैट हिरारकीज़ आई, जिसमें मैंने आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया, लेयर्स के बारे में बताया। अब एक थर्ड फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर और सब मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर आते हैं जी। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर आर स्ट्रक्चर दैट follows the obvious division of labor within a firm with different functions focusing on different tasks जैसा कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबसे ऊपर सीईओ, उसके नीचे ये सारे के सारे फंक्शनल एरियाज हैं। परचेजिंग इज अनदर फंक्शन, production is another function, marketing is another function, marketing, sales, R&D, human resource. So functional department में जो कंपनी की हायरार्की है, सीईओ के नीचे फंक्शनल एरियाज को सेपरेट हायरार्की के अंदर लेके आते हैं। तो परचेज मैनेजर है तो फिर परचेज मैनेजर के नीचे एक लेयर चलती है और बाकी एम्प्लॉइज जो परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं उस मैनेजर को रिपोर्टिंग करते हैं। ये जिसकी अभी मैंने मिसाल दी, ये परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, R&D, और फिर उसके नीचे उसकी हायरार्की जो है ऑनवर्ड काम करती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहलाता है। जबकि मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर जो है, अ स्ट्रक्चर इन विच अ फर्म इज डिवाइड इनटू डिफरेंट डिवीजन्स and each division of which is responsible for distinctive business areas। जैसा कि टॉप पे हेड है, सीईओ है,
तो प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन डिवीजन 1, प्रोडक्शन डिवीजन 2, प्रोडक्शन डिवीजन 3, मे बी प्रोडक्शन डिवीजन 4, 5, 6, जितनी भी डिवीजन्स हैं, और फिर हर डिवीजन के नीचे उसके फंक्शनल एरियाज़ हैं। प्रोडक्ट 2 डिवीजन है तो R&D, फिर प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल, और फिर इससे नीचे इसकी हिरारकी फर्दर चलती है। उसके बाद आ गया जी जियोग्राफिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन विच अ फर्म इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी। जिस तरह ऊपर हेड ऑफिस तो लाहौर एरिया, सॉरी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और फिर जोग्राफिकली उसकी जो है वो हायरार्की डिज़ाइन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सेकंड एरिया मैंने यहाँ पे मेंशन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पंजाब डिवीज़न है, तो पंजाब का R&D, पंजाब का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑनवर्ड। क्लियर है? हेड ऑफिस आ गया जी जनाब। इसके नीचे मैंने आपको ये दिखाया जिस तरह पहले बताया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, फिर लोकल मार्केटिंग, लोकल सेल्स, लोकल, इसी तरह ग्लोबल परचेजिंग, ग्लोबल प्रोडक्शन और ग्लोबल R&D। सो दिस इज़ हाउ दिस थर्ड ऑप्शन वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक जो मैंने बात की जनाब, उसमें मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा टॉल हिरार्की और फ्लैट हिरार्की के अकॉर्डिंग। फिर हमने उसको थर्ड पे आए और थर्ड पे हमने उसको देखा है जनाब फंक्शनल स्ट्रक्चर। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक बता दिया मल्टी डिवीजन, एक आपको बता दिया ज्योग्राफिक, और एक मैंने आपको फर्स्ट वन बताया था जी। क्लियर है? मिक्स स्ट्रक्चर आ गया उसके बाद, और मिक्स स्ट्रक्चर में एन ऑर्गेनाइजेशन विद 2 ओवरलैपिंग हायरार्कीज, और ओवरलैपिंग हायरार्कीज से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पे बात कर लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट एनी क्वेश्चन। स्लाइड्स के साथ बुक को साथ कंसर्न ज़रूर किया करें। यहाँ मैंने शॉर्टली सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। अगर आप इसको सुनने के बाद साथ बुक को साथ कंसल्ट करेंगे तो यू पीपल विल बी इन बेटर पोजीशन टू डिस्कस इट द इश्यूज फेसिंग बाय यू इन गूगल क्लास और गूगल मीट। तो टुमारो वी विल हैव अ गूगल मीटिंग एज वेल। तो इसको लेक्चर्स को सुन के बुक को देख के जो कोई प्रॉब्लम्स हों तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम इन क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।